नमस्कार। आज हम अल्फोंस डोडे के एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी में उतरेंगे, द लास्ट लेसन। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ की असली कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमसे छिनने वाली ना हो। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, ये सवाल कैसा महसूस कराता है। हमारी भाषा वो सिर्फ शब्द नहीं होती है ना, वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारे होने का एक हिस्सा है। और द लास्ट लेसन हमें बस इसी इमोशनल सफर पर ले जाती है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सुबह से होती है जो पहली नज़र में बिल्कुल आम लगती है, लेकिन उस सुबह की शांति के नीचे कुछ ऐसा चल रहा था जो उस दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने वाला था। तो मिलिए फ्रांस से, हमारी कहानी का हीरो। हम ये पूरा दिन उसी की नज़रों से देखने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी सुबह उसकी जिंदगी का सबसे ज़रूरी और ना भूलने वाला सबक बन गए। अब फ्रांस की सुबह की जो चिंताएं थीं, वो शायद हम सबकी स्कूल की चिंताओं जैसी ही थीं। उसे स्कूल के लिए देर हो गई थी और डांट का डर सता रहा था, खासतौर पर अपने टीचर एम हैमिल से, क्योंकि उसे ग्रामर के रूल्स, पार्टिसिपल्स बिल्कुल भी याद नहीं थे। सच कहें तो उसका मन तो बाहर धूप में खेलने और चिड़ियों को देखने का कर रहा था। तो स्कूल के रास्ते में वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है और वारा बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ देखता है। ये वही बुलेटिन बोर्ड था जो पिछले 2 सालों से एक तरह से बुरी खबरों का अड्डा बन चुका था। हारी हुई लड़ाइयां, सेना में भर्ती के आदेश, सारी बुरी खबरें यहीं से आती थीं। मतलब माहौल में एक टेंशन तो थी। और जैसे फ्रांस स्कूल पहुंचा, उसे कुछ बहुत अजीब लगा। आमतौर पर तो स्कूल में सुबह सुबह खूब शोर शराबा होता था। बच्चों की आवाजें, डेस्क का खिसकना, पाठ दोहराने का शोर, ये सब गली तक सुनाई देता था। लेकिन आज तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी, जैसे रविवार की छुट्टी हो। कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर एक और चीज थी जो खटक रही थी। फ्रांस ने देखा कि उसके टीचर एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छे, सबसे खास कपड़े पहने हुए थे। वो सुंदर सा हरा कोट और झालर वाली शर्ट जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन या फिर प्राइज सेरेमनी में ही पहनते थे। आज ऐसा क्या खास था? लेकिन असली हैरानी तो उसे क्लास के अंदर जाकर हुई। पीछे की जो बेंचें हमेशा खाली पड़ी रहती थीं, वो आज भरी हुई थीं। और वहां कौन बैठा था? गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, पुराने मेयर, पोस्टमास्टर और भी कई लोग। और सबके सब बेहद शांत और उदास बैठे थे। फ्रांस का दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था जो शायद अब हम सबके मन में भी है। आखिर चल क्या रहा है? और इस सवाल का जवाब जब मिला तो वो किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। और फिर एम हेमेल ने बोलना शुरू किया। उनके मुंह से निकले शब्द फ्रांस के लिए एक वज्रपात की तरह थे, मतलब बिजली बनकर गिरे। बस इन शब्दों के साथ ही सुबह की वो अजीब सी खामोशी, टीचर के खास कपड़े, गांव वालों का वहां होना, सब कुछ साफ हो गया। ये एक अंत की शुरुआत थी। ये उनका आखिरी पाठ था। और वजह थी बर्लिन से आया एक फरमान। फ्रैंको प्रशियन युद्ध के बाद फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन जिले अब प्रशिया के कब्जे में थे। और उस फरमान में साफ साफ लिखा था कि अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया टीचर आने वाला था। इस खबर का असर कह सकते हैं बहुत गहरा था। और इसके साथ ही आया पछतावे का एक भारी बोझ, उस चीज को खोने का पछतावा जिसे हमेशा अपना समझा था। फ्रांस के लिए तो जैसे एक पल में दुनिया ही बदल गई। वही किताबें जो उसे कल तक बोझ लगती थी, आज अचानक पुराने दोस्तों की तरह कीमती लगने लगीं। और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा, कितना कीमती मौका खो दिया था अपनी ही भाषा सीखने का। और एम हैमिल बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि देखो, इस नुकसान के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, हम सब हैं। पहले तो माता पिता, जो बच्चों को स्कूल भेजने से ज्यादा जरूरी खेतों में काम पर भेजना समझते थे। फिर वो खुद को भी नहीं बख्शते और मानते हैं कि उन्होंने भी कई बार बच्चों को पढ़ाने की जगह अपने फूलों में पानी डालने भेज दिया। और आखिर में अल्सेस के सभी लोग जिन्होंने सीखने को हमेशा कल पर टाला। और इसी पछतावे और दुख के माहौल में एम हैमिल कहानी के सबसे गहरे, सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। वो बताते हैं कि किसी भी समाज के लिए उसकी भाषा का क्या मतलब होता है और क्यों वो आज़ादी की चाबी है। उस दिन एम हैमिल सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ा रहे थे, वो अपनी भाषा के लिए अपना प्यार, अपना जुनून बांट रहे थे।
वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे साफ, सबसे लॉजिकल। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये अपनी संस्कृति को बचाने की एक भावुक अपील थी। और फिर वो जो बात कहते हैं, वो इस कहानी का दिल है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है। जब कोई देश गुलाम हो जाता है, तो जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा को मजबूती से थामे रहते हैं, तब तक समझिए कि उनके पास अपनी कैद की चाबी है। वो उनकी पहचान है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। और इस सब का फ्रांस पर क्या असर हुआ? जिंदगी में पहली बार वो इतने गौर से सुन रहा था कि उसे सब कुछ समझ आ रहा था। वही ग्रामर के नियम जो उसे हमेशा मुश्किल लगते थे, आज उसे बहुत आसान लग रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि आज वो सच में सीखना चाहता था। और अब कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे ताकतवर मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा पल जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और एक आखिरी काम ही सब कुछ कह जाता है। और फिर वो आखिरी पल आ ही गया। चर्च की घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, ठीक उसी पल खिड़की के बाहर प्रशियन सैनिकों के बिगुल बज उठे, एक तरह से ये याद दिलाने के लिए कि अब वक्त खत्म हो चुका है। एम हेमल अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहते थी पर गला रोंद गया, आवाज ही नहीं निकली। जब शब्द साथ नहीं देते तो वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत और सारे जज्बात बटोर कर लिखते हैं, विव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक खामोश बगावत थी। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने देश के लिए अटूट प्यार का इजहार था। और यही था उनका आखिरी सबक। और यहीं आकर ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी भाषा को कितनी बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? उसे तब तक अहमियत नहीं देते जब तक उसे खोने का डर सामने ना आ जाए। ये कहानी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हमारी भाषा सिर्फ शब्द नहीं, वो हमारी विरासत है, हमारी पहचान है और हमारी आत्मा की चाबी है।